उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कद्दूखाल से रोपवे से सिद्धपीठ सुरकंडा मंदिर पहुंचे और मंदिर में देवी की पूजा अर्चना कर उन्होंने विश्व मंगल की कामना की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों, दुकानदारों व श्रद्धालुओं से बातचीत कर सुविधाओं का फीडबैक भी लिया। प्रदेश में मानसून सीजन के बाद अब तक सूखा होने के चलते बारिश की सामान्य मात्रा में कमी देखी जा रही थी, लेकिन हाल ही में कुछ दौर की बारिश के बाद इस सीजन की बारिश में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसको लेकर मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल का कहना है कि पूर्व में बारिश न होने के चलते डिपार्चर -90% तक पहुंच गया था, लेकिन हाल ही में हुई वर्षा के चलते अब ये थोड़ा बढ़ गया है, जो -32% तक पहुंच गया है। देखिए, इस पोस्ट मानसून सीजन में देखेंगे तो अभी जो रिसेंटली एक दो अच्छे रेनफॉल के स्पेल मिले हैं, जिसके कारण जो डिपार्चर है वो अब घट करके -32% हो गया है। तो रेनफॉल डिपार्चर पोस्ट मानसून सीजन में 32% है, जो डेफिसिट है। हालांकि इससे पहले जो है -90% चल रहा था, लेकिन अभी पिछले जो एक दो स्पेल मिले हैं तो उसकी वजह से जो है रेनफॉल में थोड़ी मिली है, तो जो है अब जो है घट करके -32% रह गया है। उत्तराखंड सरकार की शीतकालीन चारधाम यात्रा को प्रमोट का बड़ा व्यापक असर दिख रहा है। आपको बता दें कि क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक बड़ी संख्या में लोग शीतकालीन पड़ाव पर पहुंचे। कई जगह से बहुत सकारात्मक परिणाम सरकार को मिला है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि ये एक सकारात्मक और बेहतर संकेत है कि चारधाम यात्रा के साथ साथ चारधाम यात्रा के शीतकालीन पड़ाव पर भी पहली बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्री पहुंचे हैं। महानिदेशक सूचना ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जैसा अपेक्षित किया था, ठीक उसी अनुरूप में यात्री पहुंचे और ये एक बड़ा सकारात्मक संदेश है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहले भी इस संबंध में निर्णय लिए गए थे और सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि चारधाम यात्रा की तैयारियां किया जाए, वो चाहे सड़क से संबंधित है, स्वास्थ्य है, बिजली है, और साथ ही साथ सूचना विभाग को भी निर्देशित किया गया था कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए कि जो देव डोलियाँ हैं आकर के जो देव स्थान है जहाँ पर प्रवास करते हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाए, ताकि आकर के लोग जो तीर्थयात्री हैं उसका दर्शन लाभ उठाएं। तो हम लोगों ने भी अपने स्तर से काफ़ी उसमें प्रचार प्रसार किया, तो उसका बड़ा अच्छा देखने को परिणाम मिल रहा है। और कल नए वर्ष पर भी नरसिंह देवता, ओंकारेश्वर महादेव और मुखवा में और खरसाली में काफ़ी भीड़ रही, और साथ ही साथ जो पर्यटक हैं वो भी आए। लेकिन अगर शीतकालीन जो चारधाम यात्रा है उसकी बात करें तो बहुत एक अपेक्षित, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षित। उत्तराखंड में पूरे साल भर चारधाम यात्रा संचालित करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। वर्तमान में इस समय प्रदेश में शीतकालीन चारधाम यात्रा जारी है। यहां पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रहा है। शीतकाल के दौरान तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, इस पर सरकार और प्रशासन का पूरा फोकस है। यही वजह है कि शीतकाल के दौरान भी काफी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। कापी आपको हम दे देंगे, आप उसको व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी लोग चारधाम यात्रा में आते हैं, सर्दी के कारण या रास्ता बंद होने के कारण या और कई प्रकार से आपदा के किसी प्रभाव के कारण उनके कार्यक्रम में कोई व्यवधान न हो। अगर कोई व्यवधान होता है तो उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि उनकी परेशानी दूर हो सके, इस दिशा में काम किया जा रहा है। वर्तमान में शीतकालीन यात्रा के सभी रास्ते खुले हुए हैं और जो मुख्य हमारे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, लोग पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बर्फबारी का आनंद ले।
लोहाघाट के अक्कलधारे के पास वाहन दुर्घटना में मारे गए चालक का शव बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें, बीते दिन भर चले कठिन रेस्क्यू अभियान के बाद चालक के शव को कैंटर से बाहर निकाला गया। अभियान में पुलिस, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड टीम, आईटीबीपी के साथ साथ स्थानीय युवाओं की भूमिका सराहनीय रही। एसपी चंपावत अजय गणपति ने खुद मौके पर जाकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीईओ जीबी जोशी व तहसीलदार जगदीश नेगी ने बताया कि वाहन चालक के शव को बरामद कर लिया गया है। शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई चंपावत जिला चिकित्सालय में की जाएगी, जहां 20 घंटे चले इस रेस्क्यू अभियान के सफल होने पर प्रशासन व लोगों ने तो राहत की सांस ली, वहीं रेस्क्यू अभियान में संसाधनों का अभाव भी नजर आया। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लोहाघाट में ये जो एक्सीडेंट है वो पेश आया और शव को जो है वो 20 घंटे के रेस्क्यू के बाद अब बरामद कर लिया गया है। पंचनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली कि पूरे 20 घंटे के रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीम हो, यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम हो, फायर ब्रिगेड, अगर बात की जाए तो यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद थी, आईटीबीपी के साथ साथ यहाँ के लोकल लोग भी मौजूद थे। तो ये लोहाघाट के अक्कलधारे के पास जो है पूरी वाहन दुर्घटना पेश आई है और जो चालक इसमें मारा गया है उसके शव को बरामद कर लिया गया है। कल रात 9:30 बजे ये ट्रक गिरा था यहाँ पर और इसमें हमने कल रात ही जो है एक और आज सुबह हमने पुनः ये रेस्क्यू चला दिया था। 6:30 बजे से मैंने अपना समस्त रेवेन्यू स्टाफ यहाँ पर भेज दिया था। तत्पश्चात सभी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन सभी लोग हम यहाँ पर मिले रहे और प्रयास कर रहे हैं और इसको क्या कहते हैं आईटीबीपी के सहयोग से चेन कुप्पी वगैरह करके गाड़ी को पलटा के हमने चालक की बॉडी को रिकवर कर लिया है और पुलिस प्रशासन इसकी विधिक कार्रवाई कर रहा है और सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है और पब्लिक का भी अच्छा सामूहिक प्रयास से बहुत जल्दी हमने ये जो है प्रयास जो है बॉडी रिकवर कर। कल एक कैंटर हमारा दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ये अक्कलधारा के पास, शिवालय के पास, और इसमें कल ही जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी तत्काल पुलिस, एसडीआरएफ और संबंधित विभाग यहाँ मौजूद आ गए थे और जिसमें एक को कल ही हमें रेस्क्यू कर लिया गया था। इनका नाम था सोनू राय, उसका नाम था, तो उनको कल रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा स्टीप उसमें फंसी हुई थी इसलिए चालक का शव उसमें बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था, तो रात अत्यधिक हो जाने के कारण ये रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा हमें स्थगित करना पड़ा। आज सुबह से हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगा था जिसमें हमें आईटीबीपी द्वारा भी काफ़ी सहयोग किया गया, स्थानीय लोगों द्वारा काफ़ी सहयोग किया गया, क्योंकि दुर्घटना ऐसी जगह हुई थी जिसमें कि मैनुअल और एज वेल मैकेनिकल दोनों मशीनों के द्वारा हमारा जो मदद ली गई उसके द्वारा हमें ट्रक को पलटा किया गया, तब जाके हमें कटर की सहायता से हम आज ड्राइवर को रेस्क्यू कर पाएँ। तो ये काफ़ी मतलब दुर्घटना बड़ी विवश टाइप की थी। गाड़ी क्योंकि जगह न होने के कारण हमारा जो मैकेनिक से जो हम कर सकते थे वो हम नहीं कर पाए, वरना ये और जल्दी कल ही हो। इसमें घायल एक तो ड्राइवर साहब की आपको जैसे है मृत्यु हो चुकी है, एक और बैठे थे तो वो ठीक है, सकुशल हैं, अभी जिला अस्पताल में हम कब जाते हैं। साधन हाथ अपने हाथ पैर खड़े कर दे, हमसे कह रहे हम सुबह से देख रहे हैं यहाँ पर कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है और पुलिस प्रशासन उल्टा हमारे लोगों को गाली देने में आतुर है और हम ये कह रहे हैं अगर इनके बस का नहीं है तो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम अपने संसाधनों से इस गाड़ी को उठाएंगे, हम अपने व्यक्ति की लाश को निकालेंगे। हमारा सितारगंज नगर पालिका चुनाव व नाम वापसी के अंतिम दिन सितारगंज नामांकन कार्यालय आरओ के समक्ष 27 लोगों ने अपना नाम वापस लिया, जिसमें 25 लोग अलग अलग वार्ड से सभासद प्रत्याशी के रूप में पर्चा खरीदा था। उन्होंने नाम वापस लिया और 2 पर्चे नगर पालिका अध्यक्ष पद के रूप में खरीदे गए थे, उन्होंने भी नाम वापस लिया। वहीं वार्ड नंबर 12 से भाजपा सभासद प्रत्याशी निर्विरोध घोषित हुआ और जिनको चुनाव अधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा जीत का सर्टिफिकेट दिया गया। 27 नामांकन वापस हुए हैं, जिसमें से 2 अध्यक्ष के हैं और 25 जो है सदस्य के हैं। बाकी हमारा इसी प्रक्रिया में वार्ड नंबर 12 से जो है निर्विरोध जो है सत्यानाश करके वो सदस्य चुन लिए। किस पार्टी की है? नगर निकाय चुनाव को लेकर आपको बता दें, नाम वापसी के उपरांत खटीमा नगर पालिका सीट में निकाय
प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। कल शाम 4 बजे की नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के उपरांत निर्वाचन अधिकारी रविंद्र बिष्ट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नगर निकाय चुनाव हेतु खटीमा नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर कुल 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा था। जांच उपरांत सभी के पत्र सही पाए गए। वहीं किसी भी उम्मीदवार द्वारा नाम वापसी न किए जाने से सभी 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जबकि आपको बता दें कि सभासद पदों की करी जाए तो विभिन्न वार्डों से कुल 120 नामांकन पत्र प्रत्याशियों द्वारा भरे गए थे। नामांकन पत्रों की जांच उपरांत 11 नामांकन रद्द किए गए। वहीं आपको बता दें कि आज 13 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए हैं, जिसके बाद कुल 96 सभासद पद पर प्रत्याशी चुनावी मैदान में बचे हैं। निर्वाचन अधिकारी एसडीएम बिष्ट ने चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से किए जाने की बात भी कही है। देखिए, नगर पालिका परिषद खटीमा के अध्यक्ष पद हेतु 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरा था और सभी सही पाए गए थे, तो किसी का भी निरस्त नहीं हुआ था। आज विड्रॉल का दिन था, लेकिन किसी ने भी विड्रॉल नहीं किया, तो 8 प्रत्याशी ही अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं आज के में। जहाँ तक सभा सदस्यों की बात है तो 120 प्रत्याशियों ने सदस्य का फॉर्म भरा था, जिसमें से 11 निरस्त किए गए थे, तो 109 हमारे विधिमान्य नाम निर्देशित पत्र थे, जिसमें से आज की डेट में 13 लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं, तो 96 सदस्य अभी चुनाव लड़ रहे हैं हमारे। तो साहब, जिम्मेदारी प्रशासन की बढ़ जाती है क्योंकि 23 तारीख को मतदान भी होना है, तो आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने को लेकर कितने तैयार है प्रशासन? देखिए, आदर्श आचार संहिता जिस दिन गैजेट नोटिफिकेशन उसी दिन से लागू हो गई थी और हम इसको लोग लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं। हमने सभी जो उम्मीदवार हैं उनको निर्देश दिए हैं कि भाई आप सरकारी संपत्ति में कोई भी वो ना लगाएं, पोस्टर बैनर्स वगैरह इत्यादि। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में वो लगाते हैं तो जो ओनर है उससे वो जरूर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लें और कोई भी ऐसे काम ना करें जिससे उनकी सदस्यता में प्रभाव पड़े। तो माना जाए शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न? डेफिनेटली बहुत शांतिपूर्वक। नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार शुरू कर दिया है। देहरादून मेयर पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल ने दावा किया है कि कड़ी टक्कर के साथ इस चुनाव में उनकी जीत होगी। उन्होंने बताया कि राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने अग्रणी रूप से भूमिका निभाई थी, कई बार जेल गए हैं, लाठी डंडे खाए हैं, इसलिए जनता का आशीर्वाद हमें निश्चित तौर पर मिलेगा और जीत हमारी होगी। देखिए, भाजपा अगर इस तरह बोल रही है कि रोमांचक होगा और आर पार की लड़ाई होगी, पहले तो ये कहते थे कि हमारा एक तरफा है, कोई हमारे सामने नहीं खड़ा, पर भाजपा को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस राज्य आंदोलन में हमने अग्रणी भूमिका निभाई है और जेलों में भी गए हैं। लगभग 3 महीने जेल में रहा हूँ, अपना लाठी डंडे खाए हैं, 6 महीने घरों में नहीं सोए हैं। और दूसरा क्या है कि कड़ा मुकाबला होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। किस तरह की आप देख रहे हैं कि ग्राउंड में घूमने लगे हैं? जी जी, देखिए, मैं तो सबसे पहले जो उत्तराखंड के जो शहीद हैं उनको मैं नमन करता हूं और शीर्ष नेतृत्व का भी जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आज चर्चा ये है कि पब्लिक के बीच में कि कांग्रेस ने एक आंदोलनकारी का सम्मान करते, जो शहीद हैं उनका भी सम्मान करते हुए एक आंदोलनकारी को टिकट दिया है और बहुत बेहतरीन टिकट दिया है। और मेरे को लगातार फोन आ रहे हैं कि भाई साहब इस बार जो है आपकी जीत सुनिश्चित है। निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के बाद नाम वापसी का दिन रहा और आपको बता दें, जहां विकासनगर नगर पालिका चेयरमैन पद पर एक नाम वापसी और एक नाम निरस्त होने के बाद महज 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बचे हैं, जबकि विकासनगर नगर पालिका के 11 वार्डों में आपको बता दें कि 6 प्रत्याशियों द्वारा नाम वापसी के बाद 31 प्रत्याशी बचे हैं। वहीं यहां के वार्ड 11 से नाम वापसी के बाद पूजा को निर्विरोध सभासद चुन लिया गया है। वहीं हरवटपुर नगर पालिका में चेयरमैन पद पर 3 और 9 वार्ड में 31 उम्मीदवार बाकी रह गए हैं, जबकि सेलाकुई नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर 5 और 9 वार्डों में 42 उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हैं। बता दें कि नाम वापसी के बाद 3 जनवरी को बाकी बचे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटन होना है। साथ ही आगामी 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना होनी है।
11 अभ्यर्थियों ने वार्ड सदस्य के लिए नामांकन भरा है। आपको बता दें, चमोली जिले की 10 निकाय क्षेत्रों में 2 जनवरी को नाम वापसी का समय समाप्त हो गया है। जिले में 10 अभ्यर्थियों ने अध्यक्ष पद से तथा 11 अभ्यर्थियों ने वार्ड सदस्य के पद से अपना नामांकन वापस लिया है। नाम वापसी के बाद नगर पालिका गोपेश्वर में अध्यक्ष पद के लिए 3, कर्णप्रयाग में 9, गौचर में 4, ज्योतिर्मठ में 3 तथा नगर पंचायत पीपल कोटी में 5, गैरसैंण में 5, थराली में 3, पोखरी में 4, नंदप्रयाग में 5 और नंदा नगर में 2 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में है। इस प्रकार 10 निकायों में अध्यक्ष के लिए 43 प्रत्याशी मैदान में है और विभिन्न वार्डों से 179 प्रत्याशी सदस्य पद के लिए मैदान में है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को 1 साल से टाल रही थी क्योंकि उनको हार की घबराहट थी, इसीलिए वे चुनाव नहीं कर रहे थे। अब ये बात साबित हो गई है कि जिस तरह से मंगलौर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज करवाना, हरवटपुर नगर पंचायत के कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज करवाना और देहरादून के आधे दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ अंगद आपत्तियां लगवाकर सत्ताधारी दल के नेताओं ने विधायक ने वहां पहुंचकर अधिकारियों को धमकाया, गाली गलौज की और दबाव बनाया कि पर्चा खारिज हो जाए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। जिस प्रकार से भाजपा इस पूरे राज्य के अंदर मेल प्रैक्टिस कर रही है, चुनाव को प्रभावित करने का ये उनका एक बौखलाहट है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ हाई कोर्ट तक जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में 1 साल से निकाय चुनाव को टाल रही थी क्योंकि हार की घबराहट उनके अंदर थी। 1 साल से हम लगातार, जब कार्यकाल समाप्त हुआ पूरे राज्य भर के निकायों का, हम मांग कर रहे थे कि चुनाव कराएं। 1 साल तक चुनाव नहीं कराए गए। हम बार बार कह रहे थे कि हार के डर से चुनाव नहीं करवा रहे हैं और अब ये बात साबित हो गई है। मंगलौर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन का पर्चा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे खारिज करवाना, हरवटपुर नगर पंचायत के कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज करवाना, देहरादून के आधा दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ अनर्गल आपत्तियां लगवा करके जिस प्रकार से सत्ताधारी दल के नेताओं ने, विधायक ने वहां पहुंच करके अधिकारियों को धमकाया, गाली गलौज करी, दबाव बनाया और कोशिश करी कि पर्चे खारिज हो जाएं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। एक पर्चा वो खारिज करा पाए। मंगलौर का उन्होंने नगर पालिका परिषद का पर्चा खारिज करवा दिया। हरवटपुर का नगर पंचायत का हमारी यामिनी रोहेला वहां पर उनका पर्चा खारिज करवा दिया। ये बाहुबल की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार बनाने जा रही है भाजपा उत्तराखंड को। मतलब आप क्या कर रहे हैं? एमएलए जो है कक्ष में घुस करके आरओ के, नगर आयुक्त के, मुख्य नगर आयुक्त के, उनको धमका रहे हैं। जबरदस्ती गलत रिपोर्ट बना करके आपत्तियां लगवा करके और पर्चे खारिज करवाने का काम कर रहे हैं। विधायक खुद बैठ करके जिस प्रकार से वहां पर उन्होंने जिस प्रकार की हद करी है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। उसमें हम हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। कांग्रेस के मेयर पद प्रत्याशी संदीप सहगल ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। संदीप सहगल ने भाजपा पर कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों को धमकाने का आरोप लगाया है। रामनगर रोड स्थित अपने चुनाव कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को मुखातिब करते हुए संदीप सहगल ने आरोप लगाया कि जिन 40 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बैठने का प्रस्ताव रख रहे हैं। इस प्रस्ताव को ठुकरा दिए जाने पर उन्हें पैसे का लालच दिया गया। जब वह पैसे से भी नहीं टूटे तो उनको डराया धमकाया जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल ने कहा कि इस बात को लेकर कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी उनसे मिले और अपनी पीड़ा बताई। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल ने कहा कि
कि अब तक काशीपुर की जनता को भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने का काम करती आई है, लेकिन जनता अब बखूबी जान चुकी है कि काशीपुर का विकास सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। जनता को नववर्ष की हार्दिक मेंटली मैं परेशान हो रहा था कि मेरे बेचारे जो पार्षद जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कल से बहुत बुरी उनकी मानसिक स्थिति थी। उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरी तरीके से दबाव बना रहे थे और कल से उनके ऊपर पहले उनको प्रेम से बताया जा रहा था, प्रेम से समझाया जा रहा था, उसके बाद उनको पैसे का लालच दिया जाने लग गया कि आपको हम 2 लाख देंगे, 5 लाख देंगे। इतने पैसे देने के बाद जब जो व्यक्ति प्रेम से नहीं माना, पैसे से नहीं माना, तो उनको फिर डराया धमकाने जाने लगा। उनके घर में उनकी माताओं को और उनकी बहनों को और उनकी पत्नियों के बच्चों के बीच में जाके वो लोग कहने लगे। जब परेशान होने लगे तो मुझे आप सबके समक्ष आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि जब आज काशीपुर की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो लोग आप आज किसी पावर में नहीं है, किसी उसमें नहीं है, वो लोग जब आज इतना दबाव एक आम आदमी के ऊपर बना सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि कल वो किस हद तक गुंडागर्दी करेंगे, किस हद तक गुंडागर्दी करेंगे आम आदमी से। नगर निगम चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तमाम प्रत्याशी अपने अपने लोगों में जनसंपर्क कर समर्थन जुटा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियों को लेकर हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने देहरादून से कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल से खास बातचीत की है और नगर निगम चुनाव कर उनकी तैयारियों और चुनावी रणनीति पर चर्चा की है। कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र पोखरियाल जी, जिनको कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया है। उनसे बात करेंगे कि आखिर वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और क्या कुछ देखते हैं। सर, आपको सबसे पहले तो बधाई है हमारे चैनल की तरफ से, धन्यवाद, कि आपको यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया है। और सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपके सामने जो विपक्षी है वो कहीं ना कहीं मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, तो कितनी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, जो प्रत्याशी है वो भी बीजेपी से, उस प्रत्याशी मेरा छोटा भाई है, मेरी भाजपा से है, प्रत्याशी से नहीं है। अभी एक चैनल वाले ने मुझसे पूछा कि कह रहे हैं कि कड़ी टक्कर है, तो मैंने कहा चलो, इन्होंने इतना तो बोला कि कड़ी टक्कर है। और पहले तो ये बोलते थे कि एक तरफा हम जीतेंगे, और मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि इस टाइम जो है राज्य आंदोलनकारी खड़ा है और उत्तराखंड के जो शहीद है, उनको जो शहीद हुए हैं उनके सपनों को साकार, और जो उत्तराखंड आंदोलनकारी है उनके सपनों को साकार करने के लिए उनकी लड़ाई लड़ेंगे आगे भी, और निश्चित जीत भी सुनिश्चित होगी। सर, पार्टी ने आप पे विश्वास जताया, तो कितने खरे उतरेंगे इस विश्वास पर? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो उत्तराखंड के शहीद हैं उनको भी नमन करता हूं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक आंदोलनकारी पर एक आस्था जताई है। उनकी आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर, आप भी आंदोलनकारी हैं और सौरभ भाई भी कहीं ना कहीं आंदोलनकारी हैं, और आप दोनों एक साथ कहीं ना कहीं कॉलेज में चुनाव भी लड़े हैं, कॉलेज में साथ भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ दिख रहा है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सौरभ मेरे से काफ़ी छोटा है। उस टाइम जिस टाइम आंदोलन में मैं भागीदारी कर रहा था, मेरी लगभग 26 साल या 27 साल उम्र थी, तो उस टाइम जो मेरे को लगता है कि सौरभ कम से कम 10 साल मेरे से छोटा रहा है, तो 15-16 साल की उम्र में कोई आंदोलनकारी नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। सर, क्या मानते हैं आप वो आंदोलनकारी नहीं है? नहीं, मेरा मानना है, क्योंकि हम लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व किया देहरादून में, और कई बार देहरादून बंद करवाया, लॉटरी भी बंद करवाई, और बरेली जेल, मैनपुरी जेल और डिस्ट्रिक्ट जेलों में बंद रहे हम लोग, लगभग 3 महीने जेलों में बंद रहे। और अगर कभी ऐसा होता तो दिखता जरूर हमें कि हाँ कि आंदोलन के भागीदारी रहे। जी सर। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, जिस तरीके से लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं आरोप भी लगा रही है और आपने देखा कि कई नामांकन रद्द भी कांग्रेस के किए, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये तो तानाशाही है और जो संविधान के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करी है। जब एक आदमी, नगर निगम ने जब एनओसी दे दी है, तो आरओ को कोई अधिकार नहीं है कि उसकी जांच, वो जांच करवा रहे हैं, जांच तो नगर निगम करा है। जब नगर निगम ने उनको लेटर इशू कर दिया है और उन पे उसके बाद तो निरस्त करना जो है सरकार के दबाव में इन्होंने निरस्त किया है। जी, ठीक।
तो ये हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं जो वो कहे कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी उतारा गया है, उन्होंने पार्टी का धन्यवाद भी जताया है और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मजबूती के साथ वो इस चुनाव को लड़ रहे हैं और अब की बार जो नगर निगम का कब्जा होगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का प्रत्याशी इस चुनाव को जीतते हैं या फिर बीजेपी के प्रत्याशी जीतते हैं या फिर कोई निर्दलीय, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जाए कि सभी कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं और लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच जाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।